Muhammad Waleed. Today the topic of our discussion is centripetal force. In the last lecture we have discussed about the circular motion. सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास बेसिकली उसी से रिलेटेड है। जब कभी भी कोई चीज एक सर्कल में घूमती है तो सर्कल में कौन सी ऐसी चीज है जो उसे घूमने पर मजबूर करती है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस कॉन्सेप्ट को हम बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं, उसके लिए हमें एक मिसाल लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि अगर हम एक रस्सी के साथ एक एंड पर एक स्टोन को बांध दें, एक पत्थर बांध दें और दूसरे सिरे को एक फिक्स सपोर्ट के साथ, यानी कि जैसे हम मिसाल दे सकते हैं कि अपने हाथ में पकड़ लें और उसे घुमाना शुरू करें, चाहे आप उसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाएं या वर्टिकल सर्कल में घुमाएं, दोनों केसेस में आप लोग ये देख सकते हैं कि जब वो पत्थर सर्कल में घूम रहा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी, जो उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है, वो हर लम्हा सर्कल में घूमते हुए उस ऑब्जेक्ट पर क्या होती है, टेंजेंट होती है। तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एक सर्कल है और हमारे पास इसका सेंटर O है और कोई भी चीज जो कि इस सर्कल में घूम रही है उसका मास m है और आप देख सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी इस पर हमेशा क्या होगी, टेंजेंट होगी। जब वो इस जगह पर होगा तो ये एक टेंजेंट है, जब वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पर चला जाएगा तो इधर उसकी वेलोसिटी टेंजेंट होगी, और इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पर जब पहुंचेगा तो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी टेंजेंट होगी, और जब नेक्स्ट पोजीशन पर पहुंचेगा तो गर्ज ये कि हर लम्हा उसकी जो वेलोसिटी है वो उस पर क्या होती है, टेंजेंट होती है। ये आपकी बुक में डायग्राम बनी भी हुई है जिसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ करके उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। अब होता यह है कि जब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पर टेंजेंट है तो होना तो ये चाहिए कि इस पत्थर को इसी किसी एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि ये सर्कल में घूमता रहता है। कौन सी ऐसी चीज है जो इसे सर्कल में रहने पर, घूमने पर मजबूर करती है, वो है जी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने डेफिनेशन लिखी भी हुई है, द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ। ये नॉर्मल स्ट्रेट पाथ था। इस नॉर्मल स्ट्रेट पाथ को किसी चीज ने मजबूर किया बेंड होने पर, और वो फोर्स जो इसे मजबूर कर रही है बेंड होने पर, वो क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। और वो कहाँ एक्ट करती है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो इसे सर्कल के सेंटर की तरफ खींच के रखती है। इस वजह से वो क्या करता है, इस वजह से वो हमेशा इस सर्कुलर ट्रैक पर ही घूमता रहता है, इससे बाहर नहीं आता। आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेजिनेशन आपको हो जाएगी, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, हर जगह उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी लीनियर वेलोसिटी है, वो उस पर टेंजेंट है। अब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिख ली, अब हमने इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना। इसके एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए इसी सर्कल को देखते हैं कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस ऑफ द सर्कल, और यहां पर वो मास अटैच है जो कि पोजीशन ए है। ये अपनी पोजीशन ए से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है और कुछ टाइम के बाद घूमते घूमते यहाँ पे पोजीशन बी पर आ जाता है। इस पोजीशन ए पर जो इसकी वेलोसिटी है उसको हम अगर ड्रॉ करें तो इस पर टेंजेंट होगी और उसे हम लिखेंगे v1, और पोजीशन बी पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो भी इस पर पॉइंट पर टेंजेंट होगी और उसे हम क्या लिखेंगे, v2। आप देख सकते हैं कि इस पत्थर की उस सर्कल में घूमने की रफ्तार चेंज नहीं हुई, उसकी स्पीड या उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई, सिर्फ क्या चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन। तो हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर उस वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उसकी वेलोसिटी को हम कह सकते हैं उसमें चेंज आ गया है। और हमें इस बात का भी बखूबी अंदाजा है कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इसके अंदर एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस एक्सेलेरेशन को हम क्या लिखेंगे, उस एक्सेलेरेशन को हम a इक्वल्स टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t लिखेंगे। अब यहाँ पर ये
जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, मैं उसके लिए लिख भी देता हूं कि जो उसकी स्पीड है, जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, जबकि डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और डायरेक्शन के चेंज हो जाने की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया है, और उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर एक एक्सेलरेशन डेवलप हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम ये कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट ने जब ए से लेकर बी तक मूव किया, तो अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल को हम ओ कहें तो ओ से लेकर ए तक का फासला भी आर है, और ओ से लेकर बी तक का फासला भी आर ही होगा, जो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा। और इन दो पॉइंट्स के दरमियान इसने जो फासला तय किया वो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और अगर हम इसी तरह से इन दो पॉइंट्स को ए और बी के दरमियान अगर एक स्ट्रेट लाइन लगा लें इस तरह से, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट एक ट्राइंगल बन जाएगी ए ओ बी, जिसका एंगल क्या है, थीटा है। तो हम कहते हैं कि अगर सपोज इसने ए से लेकर बी तक जो फासला तय किया वो एस है, जिसको हमने कल भी कहा था कि वो आर्क की लेंथ है। एस क्या है, आर्क लेंथ है। इस आर्क लेंथ को अगर हम एस कहते हैं तो इस फासले को कवर करने के लिए जो टाइम लगा, अगर वो मैं कहूं डेल्टा टी है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एस इक्वल्स टू वी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी वो टाइम है जिसके अंदर उसने ए से लेकर बी तक कोई फासला कवर किया है। और यहां से ही अगर मैं डेल्टा टी की वैल्यू निकालूं तो डेल्टा टी किसके इक्वल आ जाएगा, एस ओवर वी के इक्वल आ जाएगा। और अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूं और इक्वेशन नंबर 2 से डेल्टा टी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एस ओवर वी। ये वी ऊपर चला जाएगा और हम इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू वी इनटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एस। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। इसको हम एक्सप्रेशन को 3 नंबर दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स होगा क्या, जब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा था तो हमने ये कहा कि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का चूंकि रिलेशन डिराइव करना है कि क्या रिलेशन है, तो हमें यहां से इस वेलोसिटी जो पॉइंट ए पर है जिसकी डायरेक्शन v1 है और पॉइंट बी पर जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो v2 है, अगर हम इन दोनों वेक्टर्स v1 और v2 को भी ड्रॉ करें तो भी हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है। और उस ट्राइंगल को हम कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास जिस तरह से ये ए पॉइंट से घूमकर बी पॉइंट पर आया, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास ये जो v1 और v2 की डायरेक्शंस हैं, अगर हम इसको एक्स्ट्रा इधर देखें यहां पे ड्रॉ करें तो ये v1 है, जितनी इसकी मैग्नीट्यूड है पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पर भी ये देख सकते हैं, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास v2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जितना एंगल ए से बी तक कवर हुआ है उतना ही ये वेलोसिटी v1b घूमकर यहाँ पर v2 की पोजीशन पर आएगी। चूंकि हम ये बात कह चुके हैं कि हमारे पास उसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्पीड की वजह से दरअसल उसकी रफ्तार चेंज नहीं होगी, उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। और उसकी डायरेक्शन में कितना चेंज आया है वो भी हम देख सकते हैं। वो हम कैसे देखेंगे कि v1 से v2 की तरफ पहले वेक्टर से आखिरी वेक्टर तक अगर हम देखें तो ये हमारे पास, इसको हम क्या नाम देंगे, डेल्टा v का नाम देंगे, जो इन दोनों की वेलोसिटीज में चेंज आ चुका है। अब अगर मैं इस पॉइंट को, ये जो हमारे पास v1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इसे कहूं कि ये pq है और ये जो v2 को रिप्रेजेंट कर रहा है मैं इसे ये कहूं कि ये pr है, तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाती है QPR। जैसे इस ट्राइंगल AOB के अंदर एक एंगल थीटा था, बिल्कुल QPR के अंदर भी एक एंगल थीटा है। और ये जितना A से घूमकर B तक जाने में इसने एंगल सबटेंड किया उतना ही V1 का V2 से V2 की पोजीशन पर आने पर वही एंगल थीटा होगा। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो OA है
ये परपेंडिकुलर है किस पर, V1 पर, और इसी तरह से जो OB है ये परपेंडिकुलर है V2 पर। और इस ट्राइंगल, हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, मैं उन दोनों को लिख लेता हूं, AOB, और दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास QPR। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है इन दो साइड्स के दरमियान, जो कि आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि OA देखें तो R के बराबर है, और OB भी किसके बराबर है, R के बराबर है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास PQ है वो V1 की मैग्नीट्यूड, और PR जो है वो V2 की मैग्नीट्यूड, और हमने यहाँ पर ये कहा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है मैग्नीट्यूड, सिर्फ चेंज क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनकी दो साइड्स जिनके दरमियान में एक एंगल थीटा बन रहा है, अगर सेम हो, AOB ट्राइंगल की दोनों साइड्स भी सेम है, देख सकते हैं R के बराबर हैं, और PQ और PR ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि उसकी रफ्तार सेम रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कौन सी ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे थीटास वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम अगर यहाँ पर थीटा निकालें तो हम थीटा किस तरह से निकालेंगे, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, हमने कल पढ़ा हुआ है, थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो हम यहां से देखेंगे कि जो आर्क लेंथ है वो तो s के बराबर है, a से लेकर b तक, डिवाइडेड बाय r। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास थीटा जो है वो s ओवर r के बराबर है, और इस ट्राइंगल में QPR में अगर हम देखें तो हमारे पास जो थीटा होगा वो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जैसे A और B के दरमियान जो फासला था, बिल्कुल इसी तरह से V1 और V2 के दरमियान में जो फासला है वो क्या है जी, डेल्टा V डिवाइडेड बाय, चाहे तो आप इसे V1 से डिवाइड कर दें, चाहे V2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली V1 इक्वल टू V2, और इन दोनों की जगह पर क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कुछ इस तरह से आ गया कि इस ट्राइंगल AOB में जो एंगल थीटा है, एंगल AOB जो कि थीटा है, और इसी तरह से जो यहाँ पर जो एंगल है QPR, ये हमने दोनों एंगल्स लिख लिए। इन दोनों एंगल्स को हम ये कहेंगे ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो बाय कंपेयरिंग हम इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो वो ये कहता है कि हमारे पास S ओवर R will becomes equals to डेल्टा V ओवर V। और अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें कि हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें डेल्टा V डिवाइडेड बाय S है, तो हम अगर इस S को इस पोजीशन पर ले आए तो ये V ऑटोमेटिकली किसकी पोजीशन पर आ जाएगा, S की पोजीशन पर आ जाएगा। हम देख सकते हैं कि ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा V ओवर R इज इक्वल्स टू डेल्टा V ओवर S। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 4 बन गई, और इक्वेशन नंबर 4 में डेल्टा V ओवर S की जगह पर इक्वेशन नंबर 3 में आप क्या लिख सकते हैं, V ओवर R लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा V ओवर S इन इक्वेशन 3, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा A इज इक्वल्स टू V वैसे ही आ जाएगा, और डेल्टा V ओवर S की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V ओवर R लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, V स्क्वायर ओवर R। अब चूंकि
ये एक्सलेशन है इस बॉडी का जो सर्कल में घूम रही है उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन कहलाएगा। और चूंकि ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन डिवेलप हो रहा है, तो हम इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दे सकते हैं। और अगर हम इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दें तो आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स ही की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डेवलप होता है। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहां पर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, एम वैसे ही आ जाएगा और एसी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर ओवर आर। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशनशिप क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर। और इसी को अगर हम एंगुलर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास इसकी एंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगी, हम जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा। तो हमारे पास इसकी एंगुलर फॉर्म हो जाएगी m, v की जगह पर हम r ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो रिजल्ट आ जाएगा m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। और अगर हम यहां से इस r को इस एक r से कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा एफ सी का सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एंगुलर फॉर्म है वो आ जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स हम पहले डिस्कस कर चुके, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट कर रही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहां एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर एक बात जो आपकी बुक में बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी गई है वो ये है कि ए से लेकर अगर बी तक के फासले को हम देखें तो ये तो एक कर्व है, और कर्व, और यहाँ मैंने जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वो ये कहता है कि ये कर्व इस लेंथ के बराबर हो सकती है अगर ए से लेकर बी तक का जो फासला है वो बहुत स्मॉल हो। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक कर्व है और हम उस कर्व को दो पॉइंट के दरमियान जो फासला है उसे कम से कम करते जाएं तो वही कर्व हमें एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नजर आ जाएगी। तो इसीलिए हम बेसिकली यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब ए से लेकर बी तक फासला बहुत स्मॉल होता है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इस ए बी की जो आर्क है इसको एक लाइन की तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। इसी वजह से हमने उसकी जगह पर डायरेक्ट इस इक्वेशन में एच ओवर आर लिख लिया था। अब नेक्स्ट पेज पर आप ही की बुक में हम देखते हैं कि उन्होंने एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है। वो अब डेफिनेशन क्या है, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन at any instant of an object revolving in a circle is directly proportional, या हम ये कह सकते हैं is directed towards the mean position। वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो और स्टूडेंट यहाँ से अगर हम देखें तो हम इसके यूनिट और डायमेंशन देखते हैं आगे। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो फोर्स है, चूंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम इसका यूनिट हमें पता है न्यूटन ही होता है। तो उसको हम अगर फुल नेम में लिखेंगे तो इस तरह से न्यूटन, और उसका अगर सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल एन। और हमें ये पता है कि न्यूटन किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर हम यहाँ से इसकी डायमेंशन लिखें तो एम एल टी माइनस टू इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर सीखने में बड़ी आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।